और चलिए जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हेल्थ कॉन्क्लेव चल रहा है। शराब सेहत ख़राब करती है और आप इन दिनों काफ़ी मुखर हैं कि शराब बंदी हो जाए, जबकि सरकार ने जिस तरह से जो नीतियां चल रही हैं या जिस तरह से शराब को लेकर बातें हो रही हैं, आप आमतौर पर मुखर नज़र आते हैं और आपने इसलिए इस खाने में भी कदम रख दिया। संदीप जी, हेलो संदीप जी, पहली बात तो मेरे बयान को फिर से पढ़िएगा। मैंने शराबबंदी की तरफदारी नहीं की है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि गांव-गांव के अंदर जो शराब बिक रही है उसको प्रतिबंध लगाया जाए। शराब बिके तो दुकान से बिके। गांव-गांव में जो बिकती है तो गांव में बिकने में दिक्कत क्या होती है कि यदि गांव से 10 किलोमीटर दूर दुकान पर जाना पड़ेगा तो आदमी 10 बार सोचेगा और 10 में से 4 आदमी नहीं जाएगा। दूसरी बात, जाएगा तो एक पौवा लेके आएगा तो पौवा पी के सो जाएगा, और गांव में बगल में मिल रही है तो वो तुरंत दूसरी भी बुलवाएगा और दूसरी बुलवाने के बाद में घर में जाके झगड़ा भी करेगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा। इसका विरोध मैंने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने सामने बैठ के भी मैंने इस बात के लिए कहा है कि गांव में बिकने वाली शराब को बंद कर दीजिए। शराबबंदी की मैंने तरफदारी नहीं की है। आप तो सर आपके बेटे डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल का प्रबंधन का काम भी देखते हैं, आप खुद के परिवार से जुड़ा हुआ ये कारोबार भी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार अस्पताल प्रबंधकों के साथ में कितना इंसाफ कर पा रही है? क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? जो बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये सुविधाएं और मिलें? पहली बात, अस्पताल चला रहा हूँ, ये बात सही है। 25 साल हो गए मेरे को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हुए। मेरा बेटा डॉक्टर है, ये भी सही बात है, रेटिना सर्जन है डॉक्टर अभिजीत, उसका अपना अलग अस्पताल है, वो अपना काम कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा, मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं आयुष मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं आपके गैस राहत वाला भी मंत्री रहा हूँ, मैं वेटनरी मिनिस्टर भी रहा हूँ। तो इस नाते से उसका सारा कुछ ध्यान और ज्ञान मेरे में है, और जो कुछ मैं उस समय अपने दौरान कर पाया उसका संतोष भी बहुत अधिक है। पर उस संतोष की कहानी आज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज ज़रूरत है कि आज के समय में जो चल रहा है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल ने अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी सौगात दी है हिंदुस्तान के हेल्थ डिवीज़न को। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी की सरकार का, बजट का, सबका ध्यान हेल्थ की तरफ है। और आप प्राइवेट सेक्टर को हम क्या दें? माफ़ करिएगा, प्राइवेट सेक्टर को, सरकार को कुछ भी नहीं देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर अपने आप में सक्षम है, वो सक्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो गलत प्रैक्टिस है उस पर स्वयं प्राइवेट प्रैक्टिस को रोक लगाना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा रोग है रेफरल का रोग। हम पैसा देते हैं एक मरीज को हमारे यहाँ लाने के लिए, तो निश्चित रूप से वसूलते भी उसी मरीज के साथ में हैं। वो चाहे एम्बुलेंस के ड्राइवर को दें, चाहे 108 वाले ड्राइवर को दें या किसी और को दें। इस प्रैक्टिस को रोकने की आवश्यकता है, तो इसमें सरकार को ही प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, रोकना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में जितने अभी आज की तारीख में योगदान दिए हैं वो अपने आप में बहुत अधिक तारीफ के योग्य हैं। आज अभी जैसे हम लोग अभी मेडिकल कॉलेज होके आ रहे हैं, जिस तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का योगदान है। हर एक जगह, इंदौर में अलग है तो भोपाल में अलग है, तो जबलपुर में अलग है, तो रीवा में अलग स्पेशलिटी बन रही है, जिस तरीके की बिल्डिंग बन रही हैं। अभी जब आप चर्चा कर रहे थे विश्वास जी से, तब मैं आपकी बात को सुन रहा था कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, इस कार्यक्रम के बाद आप ज़रा जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में जाइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए, और वहाँ पर जो है न्यूरो है या आप जो कार्डियक है, इनके स्पेशलिस्ट से मिलिए। ये सारे स्पेशलिस्ट मध्य प्रदेश से बाहर से आए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के बाहर के लोग आज मध्य प्रदेश में नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। मैं इसलिए भी इनको जानता हूँ कि इनको जब तकलीफ होती है तो ये मेरे पास आते हैं और मैं इनकी मदद भी करता हूँ, और इनको इस बात के प्रेरित करता हूँ कि ये जबलपुर के अंदर अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ और अच्छी अच्छी सेवाएँ दें। और एक मेरे टेलीफोन पर मरीजों को सेवाएं मिलती है, इस बात का भी मेरे को बहुत अधिक संतोष है। दूसरी चीज़, हम ग्रामीण क्षेत्रों में चलें। मेडिकल कॉलेज से उतर के अपन सीधे ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो आदमी तब जाता है जब उसको प्राइवेट अपने नीचे के अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है, इलाज नहीं मिलता है।
तो अभी एक जो नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के सभी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जो हेल्थ की जांच करने के लिए पैरामीटर्स जो होते हैं, ब्लड की जांच करना है, शुगर की जांच करना है, बीपी के लिए जांच करना है, कार्डियक्स के संबंधित सारी जांच करना है, थायराइड की हमको जांच करना है, जितने भी जांच होती हैं सभी जांचों को आउटसोर्स कर दिया है। और आज सीएससी लेवल पे एक एक ऐसी एजेंसी बैठ गई है जिसके पास सारी मशीनें उपलब्ध हैं, सारे रिएजेंट उपलब्ध हैं, और हर एक मरीज का निःशुल्क वहाँ पे जांच पूरी हज़ारों रुपए जो बाजार में लगते थे वो निःशुल्क होने लग गई है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो कलेक्शन हो जाता है सैंपल का, और वो इस सीएससी में आ जाती हैं, और सीएससी में फिर उसका सैंपल का जांच हो जाता है, और जांच होने के बाद परिणाम के लिए मरीज को गांव वापस अस्पताल नहीं आना पड़ता, उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप हो जाता है, और उसके बाद वो कहीं भी कर सकता। एक सुविधा। दूसरी सुविधा टेलीमेडिसिन की। आज मेरी विधानसभा के कटंगी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अभी कल ही हमारा वहाँ पर कैंप पाटन के अंदर लगा हुआ था, तो वहाँ हमारा टेलीमेडिसिन का आदमी बैठा हुआ था, और हमारा जो टेलीमेडिसिन का डॉक्टर, कल ही की जो स्थिति बता रहा हूँ, कल किसी का इलाज वो कलकत्ते में बैठे डॉक्टर से करवा रहा था, किसी का अहमदाबाद में बैठे डॉक्टर से करवा रहा था, किसी से दिल्ली में बैठे डॉक्टर से करवा रहा था, किसी को भोपाल के एम्स के डॉक्टर के साथ जोड़ रहा था, और उसका इलाज चल रहा था। बात होती है, जो वो डॉक्टर बोलता है उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद वो डॉक्टर जो पर्चा लिख के देता है, वो पर्चा उस मशीन में से बाहर निकलता है, साइन कलकत्ते में होता है, पर्चा यहाँ कटंगी में निकलता है, और उसमें जो दवाएं लिखी रहती हैं वो दवाएं कटंगी के अस्पताल से मरीज को दे पाते हैं। अपन सोच नहीं पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे हैं जिस तेजी के साथ में स्वास्थ्य विभाग में तेजी के साथ इन हिंदुस्तान भर में और खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वो वाकई में तारीफ योग्य है। दूसरा पहलू ये भी है कि कई पीएचसी सीएचसी जो हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन ख़ास बात ये जो पुराने 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ ज़रूर सुविधाओं में बढ़ोतरी, अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पे दूर दराज से लोग जाते हैं, संभाग के लोग पूरे जाते हैं, ये भी है। वहाँ पे जांचें ठीक से हो रही हैं। कई दफ़ा ये भी देखने को मिलता है मशीनें ख़राब हैं, लेकिन मशीनें हैं, काम करने भी लग जाती हैं, दुरुस्त होने में ज़रूर वक्त लगता होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को बेहतर इलाज की ज़रूरत है तो फिर वो मुंबई क्यों जाता है, अपोलो बेंगलोर क्यों जाता है, वो दिल्ली की तरफ रुख क्यों करता है? तो ऐसा अभी भी देखने में हो। तो ये जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है, वो कब तक हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर? यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो मस्ती करने में भी जबलपुर से बाहर चले जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाहर चले जाएंगे। अफोर्ड कर सकते हैं तो इलाज कराने भी निश्चित रूप से बाहर जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जबलपुर या मध्य प्रदेश के मुकाबले में बम्बई दिल्ली के अंदर ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ज़्यादा बड़े अस्पताल हैं। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो निश्चित रूप से वहाँ पर जाएगा, वो एयरलिफ्ट होके भी जाएगा और बाकी साधनों के साथ भी जाएगा। उसका हम कोई ऐसा कारण नहीं ढूंढते हैं कि मध्य प्रदेश में वो चीज़ नहीं है इसलिए वो वहाँ जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से वहाँ बेहतर चीज़ है इसलिए वो जा रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, धीरे धीरे हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं जब हमको वहाँ बाहर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो गई। जबलपुर और महाकौशल ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ तो काफ़ी पुरानी है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो और अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जबलपुर में आ गई है। कई इसके यानी मेडिकल को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जबलपुर और जबलपुर के राजनीतिज्ञों का फोकस रहा है, इसमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब क्या उस दिशा में देखने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ से जुड़े, मेडिकल से जुड़े साइड बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी आना चाहिए। क्योंकि अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को देखें तो इंदौर के ने बाजी मार रखी है, एक नया हब जैसा इंदौर बन चुका है। क्या जबलपुर में इस तरह की कोई संभावनाएं देखते हैं या कोई बीज यहाँ पर बोया जा रहा है जो आगे फल देने वाला है? जब ये आप अवार्ड दे रहे थे तो मैं कई लोगों को देख रहा था और मंत्री जी से उनका परिचय करा रहा था कि ये सेकंड जनरेशन के डॉक्टर हैं, और सेकंड जनरेशन के डॉक्टर जो हैं अपने पिताजी से ज़्यादा बेहतर प्रशिक्षित होकर चले आ रहे हैं, और जो बेहतर प्रशिक्षित होकर आए हैं वो यहाँ पर जबलपुर के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आ रहे हैं, और बेहतर अस्पताल आएंगे। प्राइवेट उद्योगपति भी अस्पताल के क्षेत्र में आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। आपकी जानकारी के लिए अच्छे मल्टी स्पेशलिटी 12 अस्पताल अगले 6-8 महीने के अंदर जबलपुर के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो प्रधानमंत्री जी की जो हमारी आयुष्मान योजना है,
वो आयुष्मान योजना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, वो 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त में इलाज उस कार्ड के माध्यम से मिलता हैगा, वो भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। अस्पताल खोलें, मरीज आएगा, बिल प्रधानमंत्री चुकाएगा, हमारा धंधा चलता रहेगा। 3 लहर गुजर चुकी है कोरोना की और अब विदेशों में चौथी लहर की आमद आ चुकी है। ये तो ज़्यादा खुला है, ये खतरा तो नहीं होने वाला है। और अब चूँकि आपके पास में लंबा तजुर्बा है, आप दूसरी तीसरी पीढ़ियों में मेडिकल देख रहे हैं, मेडिकल फील्ड के दूसरी तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं सर, इतना ज़्यादा खुला ये थोड़ा ख़तरा है, अब हमको बच के रहने की ज़रूरत है? देखिए, हमेशा बच के रहने की ज़रूरत है। अब ये जो भी कोरोना आ रहा है, ये सामान्य फ्लू के जैसा ही है। सिर्फ इसमें एक विशेषता है कि ये जल्दी से दूसरे को लग जाता है, परंतु उसके बाद में किसी को कोई जोखिम नहीं है। सहज स्वभाव भाव से यदि हम इसको लेंगे तभी सहज ज़िंदगी जी पाएंगे। कोरोना का भूत चला गया, पहले बार में आया तो कुछ तकलीफ़ें दे के गया, कुछ सिखा के गया। बहुत कुछ जो नहीं सीखा था सेकंड की लहर ने हमको सिखा दिया, क्योंकि सेकंड की लहर इतनी ज़्यादा गंभीर थी, उसमें मौतें भी बहुत हुई, उसमें तकलीफ़ें भी बहुत हुई। पर थर्ड लहर ने हमको बता दिया है अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। वही बात चौथी लहर को कहा जाएगी। थोड़ी सी सावधानी आपको इससे बचा के रखेगी। आपसे जब बात करते हैं सर, तो ऐसा लगता है अनुभवों का समंदर आपके अंदर है। शायद आपके तजुर्बों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार में शायद ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ऐसी गलतफहमी मुझको नहीं है कि मैं ही बहुत अनुभवी हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार में ढेरों मंत्री ऐसे हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, और वो सबके समावेश के साथ शिवराज जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं। जहाँ मेरे को लगता है कि कहाँ उनको कुछ कहने की आवश्यकता है, मैं कभी हिचकता नहीं हूँ, उनको मुखरता के साथ मैं पत्र लिख दिया करता हूँ। कुछ पत्र मीडिया में आ जाते हैं, अधिकांश पत्र मीडिया में नहीं आते हैं, इस बात की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। परंतु इस बारे में मेरे को कोई कहना की ज़रूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरे जो अनुभवी लोगों के साथ में युक्त है। मेरे वहाँ होने या नहीं होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। जो मीडिया में पत्र नहीं आ पाते हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, शायद इस वजह से नहीं आ पाते हैं क्या? तीखे का सवाल नहीं है, गंभीर होते हैं। कई चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके लिए हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, उनको सुधारने की ज़रूरत है। आपके भी मीडिया हाउस में अंदर बैठ के आप लोग चर्चा करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो कोई ना कोई मित्र आपसे कहता होगा। यदि हम खुल के मीडिया में कह देंगे तो वो बदनामी के रूप में आ जाएगा, और हम अंदर बैठ के कह देंगे सुधार हो जाएगा तो हमारे को आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, मेरी एक इच्छा तो है, हम हो ना हो, सरकार हमारी पार्टी की होना चाहिए, नेता हमारा पार्टी का होना चाहिए। हम उस भाव के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार को जहां चेतावनी देना है वहां चेतावनी भी देते हैं, जहां सुझाव देना है वहां सुझाव भी देते हैं। पर कुल मिलाकर उसके पीछे एक ही इच्छा रहती है कि सरकार किसी भी हालत में कोई गलत कदम ना उठाए, कहीं हमारी अगली बार का चुनाव खतरे में ना पड़ जाए। हमें फिर से चुनाव 2023 का भी जीतना है, 24 का भी जीतना है, दिल्ली में भी सरकार बनाना है और भोपाल में भी सरकार बनाना है। मेरा सिर्फ इतनी इच्छा है, उसी के हिसाब से सुझाव देता हूँ। सरकार को बचाए रखना है, पार्टी की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है, तो उसको सहेज कर रखना भी ज़रूरी होता है। पर आप ज़्यादा तजुर्बेकार हैं मुझसे, उम्र में भी, अनुभव में भी, और ऐसे वक्त में जब सहेजने की ज़रूरत हो, दुलार की ज़रूरत हो, और ऐसे में आप अगर फटकार लगा देंगे, या तो पार्टी मुसीबत में नहीं आ जाएगी या सरकार मुसीबत में नहीं आएगी। आपको कभी लगा नहीं? फटकार नहीं, कभी मैंने फटकार लगाने की ज़रूरत करी नहीं। हमारे यहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच में एक डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होता है, और मैंने कभी पार्टी के अनुशासन को तोड़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं करी है, और इसीलिए आज तक मेरे को भी फटकार नहीं लगी, और मैंने तो किसी को फटकार लगाने का कभी सोचा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने तजुर्बे, अपने अनुभव, अपने बातें हमारे से करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू। अभिलाष पांडे, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, चेयर लगवा लो। जबलपुर के मौजूद जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो जो यहाँ पर शामिल हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूँगा। जबलपुर में बरगी से कांग्रेस के विधायक संजय यादव साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कृपया आप यहाँ पर आएँ। दो और साथ में यहाँ पर इंडियन रेलवे बोर्ड के मेंबर अभिलाष पांडे साहब भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अभिलाष पांडे साहब, आप यहाँ पर आए, हम सेहत की बात कर रहे हैं और आपका आइए।